डीएनए में वक्त है हमारी स्पेशल सीरीज रियल कोटा फैक्ट्री का, जिनके 3 पार्ट आप देख चुके हैं, जिसमें कोटा में पढ़ने वाले छात्रों की दुविधा, उनके माता पिता की मजबूरियां और कोचिंग सेंटर चलाने वालों की मनी पॉलिसी के बारे में हम आपको ये बातें दिखा चुके हैं। आज रियल कोटा फैक्ट्री का पार्ट 4 हम आपको दिखाएंगे, जिसकी शुरुआत उन गाइडलाइन से करते हैं और उस गाइडलाइन की कॉपी मेरे पास है, जिसे राजस्थान सरकार ने कोटा में कोचिंग सेंटर्स के लिए जारी किया है। कोटा में छात्रों के सुसाइड के बाद कोटा के जिला कलेक्टर ने यह गाइडलाइंस जारी की। यह कॉपी इस वक्त मेरे पास है और इस कॉपी को मैं विस्तार से आपके बीच में रखूंगा और यह बताऊंगा कि गाइडलाइन क्या है और ये कोचिंग सेंटर चलाने वाले जो लोग हैं, जो अब पढ़ाई का व्यवसायीकरण कर रहे हैं, वो इन गाइडलाइंस का कितना पालन करते हैं। इसमें जो बातें साफ साफ लिखी हुई हैं, साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि कोचिंग सेंटर्स को संडे के दिन छुट्टी रखनी होगी। छुट्टी वाले दिन कोई टेस्ट पेपर नहीं लिया जा सकेगा और छात्रों के बीच में कोचिंग छोड़ने की स्थिति में फीस रिफंड करने का भी प्रावधान होगा। यह गाइडलाइंस में है। हर कोचिंग सेंटर में करियर काउंसलर होने चाहिए जो आईआईटी और मेडिकल एंट्रेंस में सफल होने की स्थिति में दूसरे करियर ऑप्शंस के बारे में छात्रों को सलाह दे सके। कोचिंग के खिलाफ समस्या और शिकायत के लिए एक कंप्लेंट पोर्टल बनाए जाएंगे। ये गाइडलाइंस है और ये गाइडलाइंस 11 नवंबर को जारी की गई थी, जिनका कितना पालन किया जा रहा है ये आप हमारी स्पेशल सीरीज में देख भी चुके हैं। लेकिन इस गाइडलाइन में एक बड़ी समस्या का पता चलता है। गाइडलाइन का पॉइंट नंबर 2 ये है कि कोई भी कोचिंग सेंटर प्रवेश परीक्षाओं में परिणामों का बढ़ा चढ़ाकर प्रचार नहीं करेगा। और पॉइंट नंबर 3 है कि कोचिंग सेंटर किसी भी प्रकार के विज्ञापन में प्रवेश परीक्षा में पास होने की गारंटी नहीं दे सकता है। यह लिखा हुआ और इसको मैं आपको दिखाता हूं, स्क्रीन पे भी आपके मैं साझा कर रहा हूं। साथ ही साथ में एक बार फिर से इस गाइडलाइन को पढ़कर आपको बताता हूं, क्योंकि कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटा का यह आदेश है और यहां पे लिखा है कि प्रवेश परीक्षाओं के परिणामों का मिथ्या एवं बढ़ा चढ़ाकर प्रचार नहीं किया जाए तथा कोचिंग संस्थान आईआईटी, जी, नीट प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग संस्थानों की सफलता दर यानी सक्सेस रेट को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। तीसरा पॉइंट जो है, कोचिंग संस्थानों द्वारा किसी भी प्रकार के विज्ञापन में यह डिस्क्लेमर आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाएगा कि उनका संस्थान चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग इत्यादि कॉलेजों में प्रवेश तथा भर्ती परीक्षाओं में चयन की कोई गारंटी नहीं देता है। सभी प्रकार के विज्ञापनों के प्रति जिला स्तरीय समिति को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। आपने देखा होगा गारंटी, जॉब गारंटी, उसी तरह ये होर्डिंग बड़े बड़े लगे हुए आपने देखे होंगे, जिसमें ये कहा गया होगा कि आप यहां से पढ़िए और वाकई आप इंजीनियर बन जाएंगे, आप दाखिला आईआईटी में ले लेंगे। ये जॉब गारंटी और इस टाइप की जो दावे किए गए उसको लेकर कोटा ने अपने इंस्टीट्यूट्स वहां जो चलते हैं उनको कह दिया था, ये गाइडलाइन जारी है कि आप ऐसे भ्रामक विज्ञापन नहीं देंगे। और आज रियल कोटा फैक्ट्री के पार्ट 4 में हमारा फोकस इन्हीं 2 गाइडलाइंस पर है। क्या सच में इन गाइडलाइंस का पालन हो रहा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे ने कोटा के कोचिंग सेंटर्स में जाकर इसका रियलिटी चेक किया। आपको देखना चाहिए। सक्सेस की गारंटी देके कोई ऐड नहीं दे पाएगा। ऐसा कोई अट्रैक्टिव ऐड नहीं बनाए जिससे कोई पास होने की गारंटी दे रहे हो। कभी हॉस्टल वालों के साथ आपकी मीटिंग्स होती है? कभी कभी होती है सर, लेकिन मतलब उतना कॉर्पोरेशन मिलता नहीं है जितना मिलना चाहिए। गाइडलाइंस का कागज है लेकिन वो अंदर है। अच्छा, लेकिन आपको तो रखना चाहिए ना, कैसे पता चलेगा सरकार ने क्या में सिलेक्ट होते हैं। लेकिन कोटा में हर तरफ अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के विज्ञापन दिखते हैं। हर विज्ञापन गारंटी देता है कि सिलेक्शन होगा तो यहीं से। ऐसे भ्रामक विज्ञापन देना गैर कानूनी है, लेकिन कोटा के प्रशासन को यह विज्ञापन दिखाई नहीं देते।
सक्सेस की गारंटी दे के कोई ऐड नहीं दे पाएगा। और हम हमने ये कि जो ऐड वो देंगे उस ऐड की कॉपी एक बार हमें देंगे, हमसे दिखा के फिर देंगे। ऐसा कोई अट्रैक्टिव ऐड नहीं बनाए जिससे कोई पास होने की गारंटी दे रहे हो, IIT सिलेक्शन गारंटी दे रहे हो, जिसको प्रभावित होकर बच्चा आ रहा हो। डेफिनेटली 8-9 हज़ार बच्चे IIT में हर साल पास होते हैं, 1.5 लाख बच्चों में से। तो इसकी गारंटी कोई लेता है तो इससे प्रभावित होने वाला भी गलत ही होगा कि उसको खुद को पता है कि 8,000 बच्चे कोटा से पास हो रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कई पोस्टर्स पे गारंटी के भी टैगलाइंस लिखे हुए हैं। नहीं, ऐसा कोई पोस्टर नहीं मिलेगा मेरे ख्याल। कैमरे में दिखा सकता हूं, बिल्कुल बताया। ऐसा कोई होगा तो अभी गाइडलाइंस जारी हमने किया है, पहले ऐसा कुछ नहीं था। अब वो ऐड जारी करेंगे तो हमें कॉपी उसके देंगे और ऐसा होगा तो उसके एज पर रूल कार्रवाई करेंगे। कोटा के जिलाधिकारी को कोटा की सड़कों पर कोचिंग सेंटर्स के ये विज्ञापन भले ही नहीं दिखते हों, लेकिन इन फर्जी और भ्रामक विज्ञापनों को देखकर कई बार छात्र झांसे में आ जाते हैं। जी न्यूज की टीम को भी लगभग हर कोचिंग सेंटर के बाहर सिलेक्शन की गारंटी देने वाले ऐसे विज्ञापन दिखाई दिए। कोटा के जिलाधिकारी का कहना है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला ऐसे विज्ञापन नहीं देगा जिससे गारंटी दिखाई पड़े कि सिलेक्शन होना ही होना है। लेकिन आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोटा के जिलाधिकारी का आदेश कितना माना जा रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। इस वक्त हम जिस इलाके में मौजूद हैं, एक विद्यापीठ करके यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें यह लिखा गया है सिलेक्शन होगा यहीं से। क्या ये गारंटी है? इसे क्या माना जाए? सिलेक्शन होगा यहीं से इतने दावे के साथ कोई इंस्टीट्यूट कैसे लिख सकता है? लेकिन जिलाधिकारी से जब हमने इन तस्वीरों को दिखाते हुए सवाल पूछा तो उन्होंने कहा वो देखेंगे, इसका संज्ञान लेंगे। लेकिन सवाल यही उठता है कि सारा का सारा बोझ, सारी की सारी जिम्मेदारी बच्चों और पेरेंट्स पर छोड़ने वाला प्रशासन आखिरकार इंस्टीट्यूट को कब आईना दिखाएगा? कहते हैं कि बिना प्रचार के व्यापार नहीं होता। कोटा के कोचिंग सेंटर्स के लिए ये कोई कहावत नहीं बल्कि सफलता का मंत्र है। कोटा में घूमते हुए एक बार तो ऐसा लगता है जैसे भ्रामक विज्ञापन देने की कोई प्रतियोगिता चल रही हो, लेकिन ऐसे भ्रामक और झूठे विज्ञापन देना गैर कानूनी है। ये बात कोचिंग सेंटर्स वाले जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। कोटा के जिलाधिकारी का कहना है कि कोई भी गारंटी वाले विज्ञापन नहीं दे सकते हैं। लेकिन आप देखिए, जब कोटा के अलग अलग हिस्सों में आप पहुंचेंगे, यहाँ लिखा हुआ है क्वालिफाई 75% मार्क्स, क्राइटेरिया फॉर JEE विद अस, यानी कि जो JEE का क्राइटेरिया है इंटरमीडिएट में 75% नंबर पाने का, वो यहाँ पर ये गारंटेड दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ इन्होंने लगा रखा है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन फॉर MBBS नीट एंड BTech JEE, तो 85% का जो कोटा है स्टेट का वो ये देने की बात कर रहे हैं। चेंज योर स्कूलिंग एंड कंफर्म योर सीट नाउ। अब हम इनसे पूछते हैं आखिरकार ये गारंटी कहाँ से दे सकते हैं जो ये लोग मौजूद हैं अंदर, क्योंकि जिलाधिकारी का कहना है कि कोई गारंटी नहीं दे सकता है, पर इन्होंने गारंटेड पोस्टर यहाँ पर लगाए हुए हैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर जो एडमिशन के लिए है। आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार यादव। मुकेश जी, ये गारंटेड आप कैसे कह सकते हैं कि आप 75% नंबर दिला देंगे, 85% स्कूल कोटा से नंबर दिला देंगे? नंबर ये यहाँ पे होता है ना, गारंटी मतलब क्या, हम पढ़ाते हैं उसको उस बेसिस पे पढ़ाते हैं। जैसे कि हो गया, मतलब आप कहना क्या, गारंटी मतलब गारंटी ये होता है कि आप लिख रहे हैं कि 75% नंबर ले लीजिए आप जो आपको चाहिए, आप उधर लिख रहे हैं 85% हम आपको स्टेट कोटा से दिला। ये होता है ना कि जैसे कि CBSE से नहीं करते, CBSE में इतना मार्क्स नहीं आते हैं। मान लीजिए कि NIOS से करते हैं, किसी बिहार मतलब कि स्टेट ओपन से करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है कि उसका मतलब लेवल कम होता है, वहाँ से मतलब कर सकते हैं वो। आपको नहीं लगता है कि आपके पास इससे ज्यादा बच्चे पहुंचेंगे आपके इन विज्ञापनों से? बच्चे तो आने वाले आते हैं, मतलब जिसको करना है वो कर सकते हैं। गलत है या सही है? आपने जिला प्रशासन के गाइडलाइंस को पढ़ा है या नहीं? नहीं, हमारे सर है ना वो लगवाए हैं यहाँ पर। आपके सर लगवाए हैं? DMs आप तो कह रहे हैं कि ऐसे पोस्टर्स नहीं लग सकते। नहीं, उनके बारे में मैं बता नहीं सकता। विज्ञापनों की होड़ में हार होती है तो उन छात्रों की जो सिलेक्शन की गारंटी वाले विज्ञापनों के चक्कर में आ जाते हैं। और जब कोचिंग सेंटर्स वालों से पूछो कि वो ऐसे विज्ञापन कैसे दे सकते हैं तो इसको लेकर उनकी गंभीरता का लेवल भी जरा चेक कर लीजिए और ध्यान लगाकर सुन लीजिए। वो नियम क्या है जो सरकार ने कोचिंग क्लासेस के लिए तय किए हैं? देखिए सर, सरकार ने मेनली जो है ना सेफ्टी इशू बनाए थे, जैसे कि फायर डिस्टिंग्विशर हर बिल्डिंग में होनी चाहिए। हमारे पास जो भी गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट में
जो भी गाइडलाइन दी थी हम उसको पूरी तरह से 100% फॉलो करते हैं। और आप नीचे चलिएगा तो मैं आपको सारी लिस्ट दिखा सकता हूँ कि भाई ये गवर्नमेंट ने किया था, और आप पूरी बिल्डिंग घूम के देख भी सकते हैं कि हर एक चीज क्या क्या है गाइडलाइन सर, कुछ बताएंगे थोड़ा सर? एग्जैक्टली 10 पॉइंट थे, एग्जैक्टली याद तो नहीं है, बट सारी आपको अगर लिस्ट मांगेंगे तो मैं आपको सारी लिस्ट प्रोवाइड करा सकता हूँ। प्रशासन कहता है कि कोचिंग सेंटर्स वालों को सारे नियम अच्छे से बता दिए गए हैं, और कोचिंग सेंटर्स वालों से पूछो तो कहते हैं कि उन्हें तो नियमों की ज्यादा जानकारी नहीं है। मतलब कोचिंग सेंटर्स और प्रशासन दोनों एक दूसरे पर ही टोपी ट्रांसफर करने में लगे हुए हैं। मीटिंग आप लोग की रेगुलरली हो पाती है कि नहीं हो हॉस्टल पाती और सर, कोचिंग नहीं वालों हो पाती सर, नहीं हो पाती। इसमें प्रशासन को मैं ये मुद्दा कई बार बोल भी चुका हूं। हम लोग मीटिंग में बात करते हैं कि प्रशासन को इस चीज पे ज्यादा जोर देना चाहिए कि मतलब, क्योंकि वो तो म्यूचुअल है, कोचिंग एंड हॉस्टल। क्योंकि बच्चा अगर कोटा में कोचिंग पढ़ने आ रहा है तो रहेगा तो हॉस्टल में ही, तो दोनों को म्यूचुअल बैठ के बात करनी चाहिए, भाई अपन क्या क्या इस बच्चों के लिए अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसी तो सर देखिए कोई बात नहीं, ऐसी होती नहीं है। अभी सरकार ने कुछ नियम जारी किए थे हॉस्टल्स के लिए, वो नियम क्या है आपको पता है? नियम तो ये है कि बच्चों को अच्छा ये फैसिलिटी देना, और जैसे मान लो बच्चा अगर कुछ चाहता है, हॉस्टल छोड़ना चाहता है या फिर वो हॉस्टल चेंज करना चाहता है किसी प्रॉब्लम के कारण, या घर जाना चाहता है, तो उसके लिए सरकार ने भी उस पर ध्यान दिया है। आपके पास कागज है, वो गाइडलाइंस है? गाइडलाइंस का कागज है लेकिन वो अंदर है। अच्छा, लेकिन आपको तो रखना चाहिए ना, कैसे पता चलेगा सरकार ने क्या जारी किया? नहीं, वो ठीक है सर। कोचिंग सेंटर का यह कहना है कि प्रशासन की तरफ से जो बैठक की जाती है वो सिर्फ रस्म अदायगी होती है, चाय कॉफी पी ली जाती है, कोई उसका सोल्यूशन नहीं निकलता है। इस पर आपका क्या कहना है? क्या उस बैठक में कोई निष्कर्ष निकल पाता है या नहीं? इन बातों पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता, ना ऐसी बातों पे मैं कमेंट करना मेरे द्वारा उचित है। हम कोचिंग सेंटर और हॉस्टल्स दोनों के पास गए, और बड़ी बात यह है कि दोनों को जिला प्रशासन के नियमों की पूरी जानकारी नहीं है। दोनों का कहना है, चाहे कोचिंग वाले हों या हॉस्टल वाले, कि उनके पास जिला प्रशासन के नियमों के कागज तो हैं, लेकिन वो दफ्तर में रखे होंगे। सवाल यह उठता है कि जब नियमों की जानकारी नहीं है तो उनका पालन कराना कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कोटा, राजस्थान। मेरे पास इस वक्त हाथ में ये 5 पन्नों की गाइडलाइन है। ये वही गाइडलाइन है जो रिपोर्ट में ये बता रहे थे कि हमें गाइडलाइन के पॉइंट्स याद नहीं है, लेकिन गाइडलाइन तो है। यानी गाइडलाइन में जो शब्द अंकित हैं, जो अक्षर बताए गए हैं, जो शब्द बताए गए हैं, उनके मायने क्या हैं, इनसे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि वहां पर व्यावसायिकरण करना है। आपको यकीन करना चाहिए। सफलता की गारंटी देने वाले कोचिंग सेंटर विद्यापीठ की अब टैगलाइन सुनिए। गारंटी देते हैं ये, सिलेक्शन तो यहीं से होगा। इनका टैगलाइन है कि सिलेक्शन तो यहीं से होगा। हमने जब विद्यापीठ के मैनेजमेंट से इस विज्ञापन के बारे में पूछा तो ऐसा विज्ञापन कैसे दे सकते हैं, क्योंकि गाइडलाइन है ये, जबकि सरकारी गाइडलाइन ऐसे विज्ञापनों को परमिशन देता ही नहीं है। तो विद्यापीठ के अधिकारियों का ना तो कैमरे पर कोई जवाब आता है और ना ही व्हाट्सएप और ईमेल पर जी न्यूज के सवालों पर उन्होंने अपना कोई पक्ष रखा। दरअसल कोटा में कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने वाला कोई कानून अब तक बना ही नहीं है, और गाइडलाइन सिर्फ निर्देश होते हैं जिनका पालन ना करने पर कोचिंग संस्थानों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अब राजस्थान सरकार इन गाइडलाइंस को कानून की शक्ल देने की तैयारी कर चुकी है, जिसके लिए राजस्थान प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी बिल 2022 का मसौदा तैयार किया गया, और इस बिल के जरिए कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर नकेल कसने वाले कई प्रावधान हैं, जैसे कि कोचिंग सेंटर्स के फर्जी विज्ञापन और उनके झूठे दावे करना अब गैर कानूनी होगा। जिस गाइडलाइंस को उन्होंने फिलहाल रद्दी वाला पेपर समझ रखा था ना, जिसे याद नहीं करते थे, अब इस पे बिल बन रहा है, और ये बिल कानून बन गया तो प्राइवेट कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, ट्यूशन सेंटर्स द्वारा ली जाने वाली मोटी फीस, सालाना फीस विधि को भी रेगुलेट करेगा। इस बिल में प्रावधान है कि हर कोचिंग सेंटर को छात्रों और अभिभावकों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन की व्यवस्था करनी जरूरी होगी। सभी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और उनकी बैलेंस शीट की एनुअल ऑडिटिंग को भी अनिवार्य किया जाएगा, और इस बिल के किसी भी प्रावधान का पहली बार उल्लंघन करने पर 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है, जबकि दोबारा उल्लंघन करने पर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। और इस बिल को लाने की तैयारी में राजस्थान सरकार है, और यह शायद जरूरी हो जाता है,
क्योंकि अगर आप किसी गाइडलाइन को दरकिनार कर देते हैं जो प्रशासन ने निकाला, उसके बावजूद अगर ऐसी शिकायतें आ रही है तो शायद सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। वैसे कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने वाला यह बिल काफी लंबे वक्त से पेंडिंग पड़ा है, लेकिन अब यह कानून जल्द बन सकता है और बनना भी चाहिए, क्योंकि कोटा में कोचिंग सेंटर्स ने शिक्षा को जिस तरह से व्यापार बना दिया है वो आपको हमने दिखा दिया है, वो आप देख चुके हैं। यह रियल कोटा फैक्ट्री का आखिरी पार्ट था। मैंने पहले भी कहा है और एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि हमारी इस स्पेशल सीरीज रियल कोटा फैक्ट्री का मकसद कोटा की शिक्षा नगरी वाली छवि को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। हम उसकी छवि को बिल्कुल भी कहीं से भी धूमिल नहीं करना चाहते। हमारी कोशिश बस यही है कि कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री स्टूडेंट्स फ्रेंडली हो, यानी कि वहां का जो वातावरण है वो छात्रों के लिए मुफीद हो। और डीएनए में जब खबर चलती है तो उसका तुरंत असर भी होता है, इसलिए अब आपकी जानकारी में यह बात आनी चाहिए। हमारे रियल कोटा फैक्ट्री सीरीज का भी इंस्टेंट असर हो गया है। डीएनए पर कोटा फैक्ट्री का सच उजागर होने के बाद आज राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बुलाकर मुलाकात की है और कोटा में आत्महत्याओं पर चिंता व्यक्त की है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार को कोटा में कोचिंग इंडस्ट्री को लेकर उचित और प्रभावी कार्य योजना बनाकर लागू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण की जरूरत भी बताई है। और इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए मैं इस वक्त विशाल पांडे के साथ जुड़ रहा हूं, जिनकी रिपोर्ट आपने लगातार देखी। पिछले 4 दिनों से हमने ये पूरी सीरीज दिखाई थी, उनके पास जा रहे हैं। विशाल, क्या कुछ कहा है राज्यपाल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री से? देखिए रोहित, ये जी न्यूज की खबर का बड़ा असर है राजभवन से। आज सुबह मेरे पास फोन आता है और वो जी न्यूज की जो पूरी सीरीज चली थी रियल कोटा फैक्ट्री, उसके सभी एपिसोड्स को देखना चाहते थे, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड हो रहा था, हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे। राजभवन ने जी न्यूज की पूरी रियल कोटा फैक्ट्री की सीरीज को देखा और उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन बुलाया, उनसे मुलाकात की और उन्हें निर्देश दिए कि कोटा में जो आत्महत्याएं हो रही हैं उनको रोकने को लेकर एक प्रभावी कार्य योजना सरकार को बनानी चाहिए। राज्यपाल ने चिंता व्यक्त की है कोटा में आत्महत्याओं को लेकर। इसके अलावा जो कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री है उस पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के भी निर्देश दिए हैं। फीस की दरों को भी एक तरह से रेगुलेट करने के निर्देश यहां पर राज्यपाल की तरफ से दिए गए हैं। और कोटा का माहौल, जैसा कि आपने अभी बताया, स्टूडेंट्स फ्रेंडली बनाने की बात यहां पर राज्यपाल की तरफ से मुख्यमंत्री को कही गई है और बहुत जल्द इस पूरे मामले पर एक कार्य योजना बनाकर राजभवन ने एक रिपोर्ट भी राज्य सरकार से मांगी है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार कोटा का जो पूरा सच है, क्योंकि ये घटनाएं जो हाल फिलहाल में हुई, इस महीने 3-4 आत्महत्याएं हुई, लेकिन इससे पहले भी हर साल कोटा में बच्चे आत्महत्या करते आए हैं। उसके अलग अलग कारण हैं, बहुत सारे कारण। हमने हर एक कारण को अपने दर्शकों को बहुत विस्तार से बताया है कि कैसे सबका अलग अलग एक कारण बन जाता, अलग अलग जिम्मेदारी होती है। हम उम्मीद यही करते हैं कि हमारी इस सीरीज से बच्चे ऐसा कदम ना उठाएं, वो खुद सीखें, वो ये समझ ले कि हर बच्चा इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता है, उनके लिए और विकल्प खुले हुए। माता पिता भी अपने बच्चों पर ज्यादा प्रेशर ना बनाए और कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री है वहां के लोग भी व्यवसायीकरण की तरफ ना भागे। कोटा का माहौल शिक्षा का ही रहने दें, यही हमारी इस पूरे कोटा सीरीज का मकसद था और राजभवन ने इसका संज्ञान भी लिया। बिल्कुल विशाल, मैं साथ साथ में अपने दर्शकों को भी अपडेट कर दूं, क्योंकि डीएनए पे हमने रियल कोटा फैक्ट्री की सीरीज चलाई है और उसके बाद जैसा कि विशाल बता रहे थे, विशाल ने ही ये पूरी रिपोर्ट तैयार की थी खुद कोटा में रह के। और अब उसके बाद राज्यपाल संज्ञान लेते हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात की वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लेकिन एक बात जो विशाल सबसे जरूरी है, ये जो गाइडलाइंस हैं जिनको लेकर आज तमाम पक्ष हमने रखे, इनको शायद जब आपने अभी रिपोर्ट पूरी तैयार की थी तो उसमें आपने देखा था कि भाई हाँ गाइडलाइन है इसकी जानकारी, लेकिन उसमें लिखा क्या ये किसी को नहीं पता। और एक बिल को लेकर भी जो अपडेट दिया कि ये काफी वक्त से पेंडिंग है, तो क्या ये माने इस मुलाकात और हमारे इस खबर को, द रियल कोटा फैक्ट्री के सच को देखने के बाद अब कानून बनने के लिए इम्पैक्ट होगा?
देखिए बिल्कुल, और ये सवाल हमने कोटा के जिलाधिकारी ओपी बुनकर से भी पूछा था, तब वो भी एक तरह से अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे कि अभी वो सिर्फ नियम जारी कर सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं, कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं क्योंकि इससे संबंधित कोई कानून उनके पास नहीं है। और मैं अलग अलग कोचिंग संस्थानों में गया, हॉस्टल संचालकों से मैंने मुलाकात की, किसी के पास इन नियमों की पूरी जानकारी नहीं थी। वो ये जरूर कहते थे कि उनके पास जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश आए हैं, कागज आए हैं, वो उनके पास मौजूद है, लेकिन उसमें है क्या ये बहुत ही कम लोगों को पता था। लेकिन अब जिस तरह से कोटा में बच्चों की आत्महत्या की खबर आई, जिस तरह से कोटा जहां पर 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे आईआईटी और नीट की तैयारी करते हैं, उन बच्चों से जुड़ी ये खबर है, तो हर कोई ये मांग कर रहा है। तमाम नेताओं से हमारी बात हुई, सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात हुई कि अब कोटा में कोचिंग इंडस्ट्री पर लगाम लगाने के लिए एक ऐसा कानून आना चाहिए जिससे बच्चों के पक्ष में भी बहुत सारे फैसले हों और पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव ना आए, और जो कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री है उसका मनमानी रवैया ना चल सके। इसलिए एक ऐसे कानून की जरूरत है। अब देखना यह होगा कि आज राज्यपाल और मुख्यमंत्री की इस मुलाकात के बाद क्या जो कोचिंग इंडस्ट्री है इसको नियंत्रण करने को लेकर ये जो प्रारूप बना हुआ है ये कानून का रूप ले पाएगा या नहीं। अच्छा विशाल, एक पॉइंट और, हमारा मकसद था कि छात्र उस मनोदशा से बाहर निकले जिसमें तनाव है, जिसमें दबाव है, और हम उस मकसद में आगे बढ़ते हुए प्रशासन को सजग करना चाहते थे, व्यवसायीकरण नहीं चाहते थे। इस मकसद के साथ आज चुकी सीरीज का हम आखिरी हिस्सा सबके सामने रख रहे हैं। इस मकसद के साथ जिस उद्देश्य को हम पाना चाहते थे छात्रों के लिए, उसके करीब हम पहुंच गए हैं, ये हम बताएं। देखिए रोहित, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर हमने सभी पहलुओं को दिखाया है, चाहे वो कोचिंग इंडस्ट्री का पहलू हो, पेरेंट्स का पहलू हो, बच्चों की बात हो, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा किसी से खुलते नहीं हैं। लेकिन पहली बार जी न्यूज के कैमरे पर उन्होंने अपने दिल की बात बताई है ताकि हर जो इससे जुड़े हुए लोग हैं वो समझ ले कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है। तो कम से कम जो माता पिता है वो बच्चों पर बिना वजह का प्रेशर ना बनाए, उनको कोई नंबर लाने की होड़ में शामिल ना करें, उनके ऊपर यह दबाव ना बनाए कि इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना है। बच्चों की जो रुचि है उसके हिसाब से ही फैसले लिए जाएं। दूसरा, कोटा में हॉस्टल और कोचिंग की फीस बहुत ज्यादा है। पेरेंट्स ने इस पर अपना दर्द साझा किया, तो इन फीस की दरों पर भी लगाम लगनी चाहिए, इनको रेगुलेट करना चाहिए। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन की सबसे बड़ी कमी हमें कोटा में दिखाई पड़ा है, क्योंकि जो बच्चे कोटा में शिक्षा के लिए जाते हैं, कोचिंग क्लासेस अटेंड करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, इन सब के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा हमें दिखाई नहीं दिया। तो अगर बच्चे की कोई तबीयत खराब है या वो किसी डिप्रेशन में है तो कम से कम कोऑर्डिनेशन हो और ये बात जल्द से जल्द बच्चों के माता पिता तक पहुंचे। इसके लिए एक समन्वय बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसके अलावा कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि एक समन्वय की जरूरत है, एक कानून की जरूरत है, और जो लुभावने विज्ञापन दिए जाते हैं उन पर रोक लगाने की जरूरत है। जैसा कि आपने एक संस्था का नाम लिया, सिलेक्शन यहीं से होगा, उसकी टैगलाइन है। हमने उससे कई सवाल पूछे, संस्था के जो हेडक्वार्टर है कोटा में, मैं वहां पर भी गया, लेकिन उन्होंने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा ये हमारी टैगलाइन है, बाकी जिलाधिकारी के नियमों का हम इस वक्त देख रहे हैं कि उस पर जवाब कैसे देना है। लेकिन हमने उनको व्हाट्सएप पर भेजकर सवाल पूछा, ईमेल पर भेजकर सवाल पूछा, कोई जवाब नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं जो कोचिंग संस्थानों की मनमानी है इस पर रोक लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है, और कोचिंग संस्थान भी रैंकर्स और जो एवरेज बच्चे हैं, टॉपर्स और एवरेज के बच्चों में कोई भेदभाव ना करें, इसको लेकर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। शुक्रिया विशाल, क्योंकि डीएनए में हमारा मकसद भी यही होता है, क्योंकि जी न्यूज़ इस जिम्मेदारी को समझता है, और इस जिम्मेदारी का बोध अगर हमें है तो हम यही कोशिश करते हैं कि समाज से जुड़े मुद्दे, आपसे जुड़े मुद्दे, आने वाले कल से जुड़े मुद्दे, जो हमारे भविष्य के हैं, जो नौनिहालों से जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठाएं। और बच्चों को कोई मशीन समझकर उनका व्यवसायीकरण करे, ये तकलीफ देता है। इसलिए ज़रूरी था कि यहाँ पर एक नियम बने, और नियम के तहत ही अब ये तय हो कि बच्चों को सिर्फ व्यवसायिक खिलौना ना समझा जाए, उनके बचपना को जिंदा रखा जाए, उनके साथ रखा जाए और उनके भविष्य को संवारा जाए।